सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। तब्दीली की हम बहुत बात सुनते आए, तब्दीली का बड़ा नारा सुनते आए, लेकिन वो तब्दीली नहीं आई जिसकी हम बात सुनते थे। अलबत्ता तब्दीली की आएगी कि तब्दीली लाने वाली जो पार्टी है वो तितर बितर हो गई और पार्टी को बनाने वाले जहांगीर तरीन साहब, जिनके बारे में मैं अक्सर कहती हूँ जहांगीर तरीन का तैयारा ना होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती। तो जहांगीर तरीन साहब ने एक अलग पार्टी बना ली, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से। और अगर मैं कहूँ कि चेयरमैन PTI के सबसे पुराने साथियों में जो शुमार किए जाते हैं, क्योंकि स्कूल के ज़माने से उनके साथ थे, HSN से स्कूलिंग इकट्ठे थी इनकी, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने भी एक नई पार्टी बना ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, जिस पार्टी के वो चेयरमैन हैं। आज खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खटक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खटक साहब, पीछे क्या कुछ होता रहा, यहाँ तक आप कैसे आए, उस पर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि आपने जो एक कामयाब जलसे का इनेकाद किया, जलसे को आप ईमानदारी से 100 में से कितने नंबर देंगे? और आपकी जो पार्टी का मंशूर है जिसको लेकर आप आवाम में जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो सर पर हैं, वो मंशूर भी ज़रा शेयर कर दीजिएगा। लेकिन पहला जलसा हमारा नौशहरा में हो, उसके बाद 2 और हुए और आगे बहुत और हैं जी। मैं तो नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे सोच से ज़्यादा लोग निकले। सख्त गर्मी थी और हालात भी कुछ कंफ्यूज थे, लेकिन लोग मेरे साथ निकले। देखें, नौशहरा के लोगों के साथ मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई और वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ छोटे बड़े हुए हैं। 40 साल से मेरी सारी ज़िंदगी उनके साथ रही। इंशाल्लाह कि मेरे साथी हैं और मेरे साथ रहेंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसको गलत फहमी है? किसी को गलत फहमी है क्योंकि ये लोग, इन लोगों को मैं लेकर गया हूँ तहरीक इंसाफ, सबको मैंने शामिल करके ले गया हूँ और ये मैं इनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी है। इनके बाप दादा हमारी फैमिली के सपोर्टर थे और हम साथ रहे और हमने नौशहरा में डेवलप किया, उनका काम किया और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मैंने उनको इज़्ज़त दी और मैं फ़ख्र करता हूँ नौशहरा के लोगों पर। इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, किसी को दोबारा कहता हूँ गलतफहमी नहीं हो जाएगी, मुकाबला। लेकिन आपने दोबारा भी नहीं बताया कि किसी, आप किसको कह रहे हैं? कि कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे बैठे आप मतलब ये सहाफ़ियों की बात करें, तनकीद करें या अपनी सियासी सियासतदान? जो भी तनकीद करता है उसको मैं बताना चाहता हूँ, ये पहले भी ऐसे कई दफ़ा तनकीद हुए हैं। ये जो तुम आप लोगों की खिदमत करो, ईमानदारी से करो और सच्चाई से काम करो तो लोग खड़े होते हैं जहाँ मर्जी आप जाएँ। क्योंकि मैं पहले पीपल्स पार्टी में था और उधर मैंने देखा वहाँ काम नहीं हो रहा, मैं वहाँ से आया तो लोग मेरे साथ आए। तो ये मेरे साथ ही हैं और मेरे साथी हैं और आज से नहीं है, ज़माने से। क्योंकि कई दफ़ा खान साहब ये बात करते हैं कि ये सब चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोग ही आए थे 2010 के बाद, ये इलेक्टेबल्स आए थे, हर एक अपने साथ वोट लेकर आए और KP में तो तकरीबन 60% मैंने शामिल कराए हैं PTI में और वही लोग मेरे साथ आज खड़े हैं। और ये अगर कोई समझता है कि ये चले जाए फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आए थे PTI में फ़र्क पड़ा था, अब ये जैसे जा रहे हैं उसी तरह फ़र्क पड़ेगा। पंजाब में भी ये हाल है कि जितने इलेक्टेबल्स है वो छोड़ के जा रहे हैं जिनका अपना वोट है। KP में भी ये हाल बन रहा है। तो ये जब माइनस होते जाएंगे तो वही 2010 की सिचुएशन में रह जाएगी। अच्छा, मुझे आज तक ये मंतक समझने है कि आपने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बात की और कुछ लोग जो कि PTI से नाराज़ थे, नाला थे या पछताए हुए कह लें कि जी हमने बड़ा टाइम वहाँ पे वेस्ट किया या अपनी वफादारियाँ साबित करने में हमने अपना वक्त ज़ाया किया, तो अक्सर वो बात करते हैं कि जी चेयरमैन PTI को कभी भी किसी के जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उनको कोई मसला ही नहीं होता था कि कौन छोड़कर जा रहा है। लेकिन आप तो टीम की वजह से होते हैं ना, जो होते हैं पहले खुद कहते हैं मेरी टीम अच्छी नहीं मिली, तो आप खुद ही ऑल इन ऑल तो नहीं हो सकते कि सब कुछ आप खुद ही कर रहे हैं। तो टीम के जाने से या अच्छे वर्कर के जाने से फ़र्क तो पड़ना चाहिए लीडरशिप को। फ़र्क तो बहुत पड़ता है। मैं तो उनको क्यों नहीं पड़ता था? ये मुझे समझ, हमें तो एक वर्कर भी हमसे नाराज़ हो जाए, रात को नींद नहीं आती, इसको राज़ी करना, तो ये पता नहीं क्यों। तो ये नफ्सियात आपको क्या समझ आई? ये एक, मैं तो समझता हूँ ये गुरूर है कि गुरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। गुरूर करके आप नुकसान उठाते हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं गया तो मैं अपने साथ हज़ारों लोग लेकर आया, तो जब मैं जाऊँगा मैं अकेला, वो समझते हैं कि लोग अकेले हैं, इनके कोई इनका वाली वारिस नहीं है। हम सारी ज़िंदगी सियासत करते हैं, ये सारे जितने इनको छोड़ के जा रहे हैं सारी उम्र सियासत करते हैं, इनके साथ लोग हैं, ये फैमिलीज़ हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये इकट्ठे होकर रिज़ल्ट निकलता है। अब आपका अगर ज़ाती वोट ना हो तो पार्टी वोट आपको बड़ी मुश्किल से जिता सकती है। ज़ाती वोट प्लस पार्टी वोट जिताती है, ये आप वक्त के साथ देखते जाएंगे। अच्छा खटक से मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब कुछ छोड़ के जाता था तो रब्ता नहीं किया जाता था, ज़रा भी कंसर्न शो नहीं किया जाता था कि आपका होना और आपका ना होना बराबर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो सबको यही है
कि जो भी जाता था वो कहते हम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी का पूछता था। और फिर वहाँ पर जो सोशल मीडिया में लोग बैठे हुए हैं वो फजूल बकवास, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई। और एक बंदा ज़िद में आ जाता है कि यार अगर मेरा कोई पूछता नहीं तो मैं किसी का नौकर तो नहीं हूँ, हम अपनी सियासत करते हैं, अपना खुद खर्चे करते हैं, हम लोगों की मेहनत करते हैं। तो उस वजह से काफ़ी मैं कई जलसों में कह चुका हूँ कि अगर इनको फ़र्क नहीं पड़ता तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, फ़र्क इनको नज़र आता जाएगा। तो मैं जहाँ जलसा करता हूँ यही बात करता हूँ कि ये लोग आपको छोड़ के चले गए, हम लेकर आए थे, और अब ये लोग आपसे छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका नतीजा आप कुछ महीनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी आगे निकलेगी और हम साबित करेंगे कि जो मुल्क से वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। हम एक ऐसी चीज़ के साथ निकलें कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क कब तक जलील ख्वार होगा, महंगाई कब तक रहेगी, कर्ज़े कब तक रहेंगे। एक शक्ल दिखानी है सबकी कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। इसको कोई ईमानदार लीडर चाहिए जो डिलीवर करे, खाली कहानियाँ ना सुनाएं और हमें ख्वाब ना दिखाएं और हमें हकीकत में रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको फ़र्क पड़ता है तो सोशल मीडिया पे तनकीद की जाती है, जैसे कि आपने जिक्र किया इस इंटरव्यू में और आप बाकी इंटरव्यू में जिक्र करते रहे कि जो लोग सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं, जैसे कि कुछ लोग आपके जलसे को जलसी कहते रहे, हालांकि मेरे ख्याल से मुनासिब जलसे थे, आपको फ़र्क पड़ता है? देखिए मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ये जो किसी को बुरा कहता है वो खुद ही उसी के मुंह पे गिरता है। मैं कभी इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम सियासी लीडर हमें अपने बच्चों को एक तहजीब सिखानी चाहिए, एक अच्छा रास्ता बताना चाहिए, गाली गलौज से निकलना चाहिए। गाली जो देते हैं वो खुद ही उनके मुंह पे गाली पड़ती है। हमें अपने माँ बाप ने कभी ये नहीं सिखाया। तो जल्द से तो मैं अभी पहले भी कहा कि नौशहरा के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिस जज्बे से वो निकले, मेरी सोच से ज़्यादा वहाँ निकले। गर्मी भी थी और हालात भी, एक प्रोपेगेंडा भी बहुत गलत जा रहा था और मैंने साबित करना था कि नौशहरा के लोग हमारे साथ खड़े हैं। आपके लिए चैलेंज था? मेरे लिए चैलेंज था और चैलेंज इंशाल्लाह पूरा किया और आइंदा भी दिखाएंगे। और ये इसी तरह हमारे अभी मानसेरा में 2 प्रोग्राम हुए हैं, 2 दिन बाद मेरा DA खान है, फिर कोहाट है, हमारे जल्द से हम दिखाएंगे। जब पब्लिक हमारे साथ होगी तो फिर हम बताएंगे कि ये पार्टी बन चुकी है। तो मैंने अपने आप को 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने में इंशाल्लाह हर ज़िले में जा रहा हूँ और वहाँ पर लोग हमारे साथ खड़े होंगे। आपकी पार्टी ने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, जलसे हो रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनकी इलेक्शन कैंपेन अभी नज़र नहीं आ रही, हालांकि इलेक्शन तो सर पे खड़े, कितना आगे चले जाएंगे? देखिए मैंने अभी इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू की अभी, लेकिन तो जलसों से वही ना, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो अपने लोगों को जमा करके एक जलसे कर रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मैं ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं ग्राउंड पे जाना चाहता था और मैं ग्राउंड पे निकल चुका हूँ। तो मैं सारे सूबे में जलसे करने हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई पब्लिक हमारे साथ है, हम खाली दावे नहीं करते और इंशाल्लाह साबित करेंगे। अच्छा खट्टर साहब, इलेक्शन कैंपेन भी तो कंसिडर हो जाएगी ना? आप कहने के एक तीर से 2 शिकार हो गए कि पब्लिक भी आपके साथ है, आपने भी बता दिया, और साथ इलेक्शन कैंपेन भी हो जाएगी। यकीनन ये माहौल तो इलेक्शन का बन रहा है ना। पहले ये होता है ना कि आप पार्टी बनाते हैं, लोगों को एतमाद में लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस में आते हैं, लोग आप पे एतमाद करते हैं, फिर पार्टी बनती जाती। तो जैसे ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा, यकीनन इसका आइंदा इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, असद कैसर साहब के हवाले से कहा जाता था कि वो आपके साथ हैं और आपके साथ ही होंगे, तो क्यों साथ नहीं आए? देखिए असद कैसर भी मेरा बहुत क्लोज दोस्त है और बहुत सारे हर पार्टी में और तहरीक इंसाफ में मेरे बहुत दोस्त हैं, जो हम दोस्ती हमारी रहेगी, ताल्लुक़ रहेगा। लेकिन सियासत की अपनी अपनी सोच होती है, अपने इलाके का, अपने हलके का, अपने लोगों का वो सोचता है कि मेरे मुस्तकबिल कहाँ पर बेहतर है, तो अपने मुस्तकबिल की सोच के मुताबिक वो वहीं रह गया। तो जो समझता है कि मैं ख़ुद फ़ाइट कर सकता हूँ, मेरी अपनी शनाख्त है, मैंने खिदमत की है, मैं ख़ुद खड़ा हो सकता हूँ, मेरा अपना वोट है, वो मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। जिनका अपना वोट नहीं है और सिर्फ डिपेंड करता है उन PTI, और क्योंकि उन्होंने शायद खिदमत नहीं की हो, शायद लोगों का दिल नहीं जीता हो, और वो हालांकि राब्ते में सब मेरे साथ हैं। अच्छा। इंतज़ार करें, कोई कहते हैं सब्र करें, कोई, तो वक्तन फ़वक्तन लोग आते जा रहे हैं। ठीक है। और ख़ाली PTI नहीं है, हमारे सूबे में और भी सियासी ख़ानदान है, इलेक्टेबल्स है, मेरे सबके साथ रब्ता है, मेरे सारे जो आपसे खुद रब्ता कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे खुद कर रहे हैं, कुछ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सारे सूबे को जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि कौन सा कौम, कौन सा ख़ानदान, कौन सा ग्रुप इकट्ठा होगा तो रिज़ल्ट निकलेगा। तो 2018 में मैंने ये किया, वो खाली PTI नहीं जीती थी, मैंने हर ज़िले में टीमें इकट्ठी की, डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों को लाया। ये जितने हमारे इलेक्टेड MNAs MPAs है, 60% मैं PTI में लेकर आए, और तभी हम जीते हैं क्योंकि वहाँ पर टीमें बनी और इकट्ठा काम किया और हमने उनको हेल्प किया और रिजल्ट आया। ठीक है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन दिखाई देता है आपको KPK में?
लेकिन KPK में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जब मेरी पार्टी फुल उस ब्लूम में आएगी 2-2.5 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लोग भी मैदान में निकलेंगे, जलसे करें, पता चल जाएगा क्या। तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद मैं बताऊंगा कि। लेकिन अभी अगर आप अंदाजे से बताना चाहें इस वक्त जो पोजीशन है ना, हम तो अभी फ़िलहाल ग्राउंड में अभी आए। ठीक है। अब जैसे बल्दियात को कुछ छोटे छोटे जगह इलेक्शन हुए, इसका इतना ही प्रोपेगेंडा बनाया गया, हम तो थे ही नहीं मैदान में, क्योंकि जब मैदान में मुकाबला ही नहीं था तो फिर PTI ने जीतना था। अब PTI से लोग निकल रहे हैं, इनका मुकाबला आएगा तो फिर पता चलेगा। तो वो इंशाल्लाह कंपटीटर का मुझे तो अभी इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा अगर हमने मेहनत की, क्योंकि इस वक्त मुझे पता है कि पाकिस्तान में PDM को वोट नहीं देगा। इस महंगाई पाकिस्तान में PDM को आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देगा, बहुत मुश्किल, आपको यकीन है? बहुत मुश्किल से लोग वोट देंगे। ठीक है, अपने वर्कर हैं वो हैं, लेकिन आम पब्लिक कभी वोट नहीं देंगी। जो महंगाई आई, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस नहीं दिखाई, को 1.5 साल में फ्यूचर नहीं बताया गया कि मुल्क की इकोनॉमी कैसी बेहतर, सिर्फ कर्जों पर कि हमने डिफॉल्ट से बढ़ाया, कर्जों नहीं, हमें पॉलिसी दें। आपको लगता है वोटर्स नाराज हैं बहुत ज़्यादा? वो वोटर्स इस वक्त हर एक से नाराज़ है, क्योंकि मुल्क में जो महंगाई इस मुल्क को 75 साल में किसने पहुँचाया। अगर आप तारीख को देखें, यही लोग आते रहे 35 साल से, तो ये पार्टियाँ आ रही। अगर ये खिदमत कर सकते तो पाकिस्तान इस वक्त ये हाल होता। और हर आने वाले पिछले वाले पे जिम्मेदारी डाल के बरी जुमा हो जाता है। बस इससे नहीं बच सकते। आजकल वो ज़माना नहीं है, बच्चे नहीं है, सोशल मीडिया, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ है कि ये डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन PDM वाले कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम 16 महीने में कितनी चीज़ें बेहतर कर सकते थे, हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से महंगाई ऑलरेडी पीछे से मिली थी, हम तो उसको ठीक करने में लगे रहे 1.25 साल। देखिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम कर्जे की बात नहीं, पॉलिसी दे दे ना, प्रोग्राम कोई दे। एक पार्टी आए, वो प्रोग्राम दे कि हमने इकॉनमी कैसे ठीक करनी है, डॉलर कैसे आएगा, एक्सपोर्ट कैसे बेहतर होगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इंसाफ कैसे आएगा, कुछ दे तो सही। मुसीबत इस मुल्क में ये कि 10-10 साल 20-20 साल हुकूमत करते हैं, फिर कहते हैं हम ये करेंगे। भाई कर बताओ तुमने पीछे किया, अगर अपना पीछे रिकॉर्ड तो बताओ अपना माजी। ये भी कहते हैं अब दोबारा मौका मिला तो करके दिखाएंगे। यही प्रॉब्लम है ना, माजी में बताओ ना, 20-20 साल 30 साल हुकूमत में रहो और अभी भी कहते हो हम ये करेंगे, हम ये बाग दिखाएंगे। तो मैं तो डिसअपॉइंट हो चुका हूँ इस मुल्क में इन सियासतदानों से, क्योंकि ये डिलीवर नहीं करना चाहते, ना किया है, सिर्फ अपने मकासद के लिए आते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे। मैंने 5 साल सूबे में हुकूमत की और हमने करके दिखाया। हमने रिफॉर्म्स किए, हमने पुलिस को ठीक किया, हमने एजुकेशन को बेहतर किया, हमने टीचर को हाजिर किया, हमने डॉक्टर को ठीक किया, सेहत कार्ड लाए, हर सेक्टर को हमने रिफॉर्म किया। आपने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की तो मुझे याद आता है कि नासिर दुरानी साहब का बड़ा जिक्र किया जाता था। पुलिस रिफॉर्म जो KPK में आए, वे पंजाब में भी आएंगे, लेकिन फिर नहीं देखे गए वो जो इस्लाहात थे जो कहा जाता था। आप उस टाइम पे CM थे, दूसरी बार आपको वजारत आला का मनसब भी नहीं मिला। वो अलग बात है कि दूसरे वज़ीर आला आपकी मर्जी से थे, आप की चॉइस के साथ ही थे वो, लेकिन आपको जो मौका नहीं दिया गया उसकी क्या वजह है? क्योंकि गुड गवर्नेंस का सारा क्रेडिट जो KPK में था, वो हालांकि वज़ीर आला आप थे, लेकिन वो PTI चेयरमैन ले जाते हैं अपने से कि मेरी वजह से थी गुड गवर्नेंस। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई, हमेशा यही होता है कि जब टीम कैप्टन होता है वो जो विनर टीम होती है उसको आगे लेके जाता है। 35 सीटों से हम 70 सीट्स पर आ गए। ठीक है, PTI का अपना वोट था, लेकिन वहाँ मेरी मेहनत भी थी, रिफॉर्म्स लाने थे। आपको याद नहीं होगा कि सारे इलेक्शन में तो वो ये कहते थे कि हमने PTI गवर्नमेंट ने 2005 से 18 में ये किया, ये रिफॉर्म्स किए, पुलिस ठीक की, एजुकेशन ठीक की, हेल्थ, इसमें पुलिस रिफॉर्म्स टॉप ऑफ द लिस्ट किया तो गलत नहीं, उसी पर तो वोट लेते रहे। बिल्कुल। लेकिन जब हुकूमत हमारी पंजाब में आई तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए? मैं बार बार कहता था कि भाई पुलिस को रिफॉर्म करो, एजुकेशन ठीक करो, हेल्थ ठीक करो, रिश्वत पर हाथ डालो, कंट्रोल करो इस मुल्क में। और नहीं का एंड में मैं इस पर आ गया था कि मैं जी इस्लामाबाद ठीक कर दूँ, 40-50 थाने हैं उसको। सॉरी मैं की बात करती हूँ, आप तो वहाँ के पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें कि पंजाब में क्यों नहीं, KPK में आपकी मौजूदगी में इतने रिफॉर्म्स आए, बेहतरी आई, गुड गवर्नेंस नजर आई, आप वज़ीर आला दोबारा नहीं बने? देखो रिफॉर्म्स तो हम लाएंगे, मेरी अपनी सोच थी। आप दोबारा वज़ीर आला क्यों नहीं बने, क्या वजह थी उसकी? मतलब लोग यही बात करते हैं कि खान साहब कहता था कि मेरी बात नहीं सुनता, ऐसी बात कोई नहीं। बात ना सुनने पे आप वज़ीर आला नहीं बने? हाँ, क्योंकि उसको ऐसा बंदा चाहिए था जो वो कहे उठो बैठो वही होगा। क्यों मैंने एक दफ़ा खान से बात भी की कि आप हर एक कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनते, यानी उनको पपेट चाहिए था कोई? जो भी चाहिए था। तो मैंने खान से पूछा कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं? कहता नहीं, मैंने कहा कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? कहते नहीं, आप मुझे कन्विंस कर लेते। किस बात पर कन्विंस? मामला कहाँ से शुरू हुआ? सोचे तो सही, अगर आप बैठी हैं, आपको मैं कन्विंस कर लूँ आपके हाँ ये ठीक है, और मैं उसको करूं और बाद में कोई बात नहीं सुनते, तो ये तो अजीब है। फिर कन्विंस क्यों होती? किस बात पे कन्विंस करना था आपने? कोई ऐसा चीज़ आते है जिसमें डिफरेंस आते थे, जो डेवलपमेंट के काम थे, सूबे के काम थे, लॉस थे, डिफरेंट चीज़ें, तो
उस पर कभी कभी वो कहते थे इस तरह नहीं, तो जब मैं उसको एक्सप्लेन करता था तो वो कन्विंस हो जाते, हाँ ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आई। और वो पॉइंट कब आया जब कन्विंस आप ना कर सके और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब आपको वजारत आला का मनसब नहीं ये मुझे नहीं पता, एक ही दफ़ा हुआ कि मैं BRT में उनको कन्विंस नहीं कर सका। मैंने कहा हमारे सूबे की ये ज़रूरत है, हार्ट लाइन है पेशावर। इस वक्त आप पंजाब और लाहौर से ये देखें, यहाँ 50,000 से राइडरशिप ऊपर नहीं गई, हमारी 3 लाख पे चली गई। BRT इस वक्त दुनिया के टॉप 3 में आ गया, टिकटिंग हमारा नंबर 1 दुनिया में आ गया। लेकिन बाद में जब वो कंप्लीट हुआ तो खान मान गया कि ये मैं गलत था, परवेज़ खाटक ठीक था। तो मतलब ये कि अगर लीडर हमारा समझता हो और समझने की कोशिश करता हो और समझता हो कि हम भी कुछ समझते हैं, तो फिर काम ठीक चलता है। अगर कोई समझता है कि मैं अकेले कुल हूँ, फिर काम नहीं चलता। ठीक। अच्छा, बहुत से सियासतदान हैं जिनकी करप्शन के हवाले से बातें सामने आई, हर किसी को सामना करना पड़ता है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा होता। अगर यहाँ बात कीजिए मालम जब्बा, BRT, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है आपके मुताबिक? देखिए, आज तक मैं तो ये सफाई नहीं दे सका मलम जबा। मलम जबा का केस को देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से आप अपना मौक़िफ़ बताइए। था ये कि मलम जबा में टूरिज़म का ये रिजॉर्ट था, स्कीइंग रिजॉर्ट था, तालिबान के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उन्होंने दोबारा इसको एडवर्टाइज़ किया, और जब एडवर्टाइज़ हुआ, टेंडर आया, मुकाबले हुआ, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एतराज़ आया कि हमारी ज़मीन है। तो झगड़ा सिर्फ ये था कि टूरिज़म वाले कहता था हमारी ज़मीन है, फॉरेस्ट कहती थी हमारी। फिर ये नैब का केस शुरू हो गया, ड्रामे शुरू हो गए। फिर जब अल्टीमेटली हाई कोर्ट में चला गया, जब हाई कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट मंगाई तो साबित हो गया कि वो टूरिज़म का था। तो मैं तो उनसे ये पूछता था मेरे इसके क्या काम, मैं कोई उधर टूरिज़म का क्लर्क था, वहाँ सेक्रेटरी था, वहाँ से जो उन्होंने टेंडर किया, जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, लेकिन फिर भी जो हुआ था वो सच था, हमें बदनाम किया गया। फिर उसके बाद वो नैब में ख़त्म हो गया केस, हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया। किसने किया? हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। और कि आपने कहा ना हमारा इमेज खराब किया गया, ये सारे, मैं सारा दिन अभी तक मलम जबा, मतलब? मैं जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है, मलम जबा आपको पता होना चाहिए कि क्लियर हो चुका है। जब एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है जिसमें करप्शन का नाम और निशान नहीं था, सिर्फ झगड़ा, एतराज़ सिर्फ लोग उस पर बहस करते हैं। तो बस मैं क्या इन पागलों को मैं क्या समझाऊं कि जिसको चीज़ ख़त्म हो जाएगी बहस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये साइफर के हवाले से ये जो मामला है, आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, साइफर एक अजीब सा मुअम्मा बन गया। हमें जब कैबिनेट में ये चीज़ें बताई गई कि इस तरह हुआ, तो ठीक है, वहाँ कैबिनेट के लिए उसने कैबिनेट से परमिशन ली और बात हुई। लेकिन जब इसको बाहर मैदान में लाया गया, पब्लिक में लाया गया, तो हमें अभी तक परेशानी है, उस वक्त भी थी कि ये जो हम ओथ लेते हैं, जब हम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हम ओथ लेते हैं कि मुल्क का कोई सीक्रेट हमने ओपन नहीं करना, उसको सीक्रेट रखना है। मुझे वो चीज़ ख़तरनाक नज़र आ रही है कि एक मुल्क का जो सीक्रेट था उसको ओपन किया गया, तो अब फैसला अदालत करेगी कि उसका क्या रिपरकशन होगी, क्या सज़ा होगी, अल्लाह जाने। ये केस अदालत में चल रहा है और मेरे नज़र में क्या हो सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे कानूनन तो मुझे कुछ नहीं पता, डिफरेंट लोगों की राय सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अदालत को फैसला करने दें, वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ सामने आ जाएगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, खटक साहब हमारे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, 9 मई को क्या हुआ था? ये जो साजिश की गई थी, प्लानिंग की गई थी, बाद में फिर खबरें खुलकर सामने आई कि जी बाकायदा ये चेयरमैन PTI की जानिब से हिदायत दी गई थी। खैर वो अपना जो मौक़िफ़ देते हैं वो आपके सामने है। ये हुआ क्या था? लेकिन 9 मई का एक बहुत बड़ी तारीख़ है, हमें खुद समझ नहीं है, क्योंकि हम तो एक सियासी लोग हैं और मैं उस वक्त सूबाई सदर था। तो हम तो लोगों को पुरअमन एहतजाज के लिए निकालते थे कि अभी इधर आ जाएँ, भाई इस्लामाबाद आ गए, डिफरेंट वो चलता रहता है। हम इसी सोच पे कर रहे थे कि हमारी पार्टी आगे जा रही है। लेकिन बाद में कुछ चीज़ें पता चली कि ये तो प्लान कुछ और था, हमारे से ओथ लिया गया, मुझे समझ नहीं आई, उस वक्त ख्याल ही नहीं था। फिर जेल भर और तहरीक चार्ज ताकि जेल से डर ख़त्म हो जाए, फिर डिफरेंट धरने और लाठी चार्ज ताकि लाठी चार्ज और गैस से डर ख़त्म हो जाए, फिर गाँव निकलो। हमें तो ये एक पार्टी की साजिश पीछे से चली आ रही थी, साजिश, ये तमाम स्टेप्स थे, ये स्टेप्स, और फाइनल स्टेप वो था जो 9 मई को में नजर आया। ये फिर एंड में जो जिसको नजर आया वो नजर आ जाएगा।
मैं यही स्टेप बता रहा सॉरी, हूँ मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब बता रहे हैं कि पहले जेल भरो तहरीक, जिस चीज़ का डर निकाला गया, उस चीज़ का खौफ निकाला गया, क्या ये तमाम स्टेप्स थे, ये प्लानिंग थी और फिर 9 मई पे आखिरी प्लानिंग नजर आई? क्योंकि उसका रिजल्ट जो मैं देख रहा हूँ ना, ये देखें, ये जब सब होता रहा, इधर एक और टीम, या मैं पता चली कि एक और टीम बनी थी जिनको ये डायरेक्शन थी कि खान गिरफ्तार होगा तो आप लोगों ने ये इन लोगों को लेकर वहाँ जाना। हमारे से लोगों को जमा कराया गया, हमें नहीं बताया गया कि हमने आखिर क्या करना है। एक एहतजाज के लिए तो ठीक है, लोग चौक में निकल आते, तो वो वही हुआ कि उस दिन लोग निकले और सबके डायरेक्शन हमारे इदारों के ऑफिसर्स और GHQ और कोर कमांडर के घर की तरफ गए, तो जिसका बड़ा अजीब असर हुआ। अब ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन गोलियाँ नहीं चली। अगर गोलियाँ चलती, सैकड़ों लोग मरते, तो मुल्क में इंतशार आता, फ़ौज में इंतशार होता। तो मैं सब कुछ सोच कर देख रहा हूँ कि सारा प्लान यही था कि इंतशार मुल्क में भी फैल जाए, फ़ौज में भी इंतशार आ जाए और लोग गम गुस्से के अंदर कुछ भी हो जाए और लोगों को कत्ल किया जाए। ये तो फ़ौज ने या जिसने भी अक्लमंदी की गोली नहीं चलाई, नहीं तो ये खतर बहुत ख़तरनाक हालात कंट्रोल से बाहर होते वरना। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपको भी नहीं पता था, आप इतने सीनियर लीडरान में शामिल शुमार होते हैं, आपको भी नहीं पता, तो फिर किन को पता था कि एग्जैक्टली प्लानिंग थी क्या? देखिए, जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं, किसी को भी नहीं पता, किसी से पूछ लें, किसी को नहीं पता। हम तो सियासी, हम तो पाकिस्तान में सियासत करते हैं लोग, लेकिन कुछ तो लोग होंगे जो बहुत करीबी थे जिनको पता था। ये तो सबको पता था कि एंटी बातें हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस दिन गिरफ्तार होगा तो ये सब कुछ उधर जाएगा। ये बिल्कुल किसी के ख्याल गुमान में भी नहीं था। हमें देखे उस और वो आसानी से बरीजुमा हो जाते हैं उनके लोग ये कह करके जी वो तो उस दिन गिरफ्तार थे, उनको कैसे पता था? प्लानिंग तो हमने नहीं की होगी, फिर किसने की थी? जाहिर बात है कि फिर नीचे की लीडरशिप में कोई और था सेकंड टू हिम, या फिर वो ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके थे कि चीजें क्लियर नहीं हो रही ना। फिर हमारे लोग गवर्नर हाउस क्यों नहीं गए, वजीर आला हाउस क्यों नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों नहीं गए, वजीरों के घरों पे क्यों? 2-3 इधर चले जाते, चलो 2-3 इधर तो बैलेंस हो जाता, इधर तो कोई गया ही नहीं। हमें तो डायरेक्शन, हमें तो खाली ये था कि डिफरेंट जगहों पे एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना है, नारे लगाने, जो भी है तकरीरें करनी है, वो होता रहा और चलता रहा। आप जैसे सीनियर जो लीडरान थे, उनको कब ये एहसास हो गया उसी मोमेंट पर कि ये क्या हो गया? ये तो मतलब प्लान तो इनका यहाँ तक जाने का था चेयरमैन साहब का, या जिसको भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी अपने बात, तो आप लोगों को जब रियलाइज हो वो मोमेंट अगर आप रिकॉल करें? ठीक है, मैंने तो काफ़ी सोचा कि भाई एक दिन मैं काफ़ी जब अकेला था तो मैंने सोचा कि हुआ क्या। रियली मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जब सारी रील रिवाइंड की बहुत शॉकिंग था, तो मुझे ये सारी स्टोरी नज़र आ गई। मुझे खुद दुख हुआ कि यार हम कितने बेवकूफ़ बन गए। हमारा कभी इरादा नहीं था कि हम अपने इदारों से लड़े, फ़ौज से लड़े, मुल्क में इंतशार फैलाएँ। देखिए, जिस मुल्क में इंतशार होगा, सियासी इंतशार होगा, तो मुल्क तरक्की कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, डॉलर नहीं आएगा। तो ये तो बनाया गया इसलिए था कि इंतशार फैले, मुल्क का बेड़ा गर्क हो, तरक्की ना करे और ये हुकूमत जो है ये कामयाब ना हो। तो ये तो तरीका नहीं होता ना, हुकूमत को चलने दें, मुल्क को इंतशार में ना डालें, फिर वो खुद ही रिजल्ट देगी या नहीं देगी। तो इधर तो प्लान ही यही था। नहीं, गुस्सा हुकूमत पे था तो कोर कमांडर हाउस का रुख क्यों किया गया? ये मुझे खुद समझ नहीं है कि उनका झगड़ा हर एक के साथ था, मैं क्या कर सकता हूँ। वो सियासी लोगों से मिलना नहीं चाहते। अच्छा, अक्सर होता है अमूमन इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात के बाद जो तमाम जो लीडर्स होते हैं जिनकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, सब एक दूसरे से रब्ता करते हैं, ये क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। साहब बता रहे कि आप लोगों के नॉलेज में नहीं था कि यहाँ तक ये जाएंगे, तो आप लोगों से रब्ते शुरू हो गए लोगों के, आपके जो पुराने लीडरान आपस में आप लोगों ने रब्ते किए, सबने अपना कंसर्न शो किया, ये क्या हो गया? देखिए, यही हुआ जो हालात बहुत ख़राब हुए और फिर आपने सबसे पहले किससे रब्ता किया? आपसे, आपको याद हो आपका किसी से रब्ता? फिर उसके बाद रिएक्शन भी आना था। अगर एक्शन कुछ करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। वो रिएक्शन के तौर पे फिर सब पर मुश्किलात आ गई। फिर मेरे काफ़ी रब्ते रहे अपने PTI के लोगों से। सबसे पहले आपने इस वाक़े के बाद आपका किसी से रब्ता हुआ अगर आपको याद हो? सबके साथ रब्ते थे, जितने असद कैसर समझे और समझे जितने भी हैं, सबसे रब्ते किए। डिफरेंट आइडियाज़ आए तो मैंने उनको ये कहा कि हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, कि या तो हम अपनी फ़ौज के साथ लड़ाई करें और बेइज्जत हों और जो मर्जी हो, और दूसरा है कि हम सियासत छोड़ दें। ये एक्चुअली मैं को 2 महीने यहाँ बैठा रहा, एक को मिलता रहा। और तीसरा ये है कि हमको रास्ता चुने। तो सब जितने दोस्त मेरे थे जिनके अपनी सोच थी, सब ने ये राय दी कि हमने किसी पार्टी में नहीं जाना, सियासत हमने नहीं छोड़नी, तो इससे अच्छा हमको और रास्ता इख्तियार। तो फिर हमने सब मिलकर ये नई पार्टी बनाने का प्रोग्राम बनाया, राब्ते शुरू किए। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, चेयरमैन PTI को यहाँ तक पहुँचाने में आपके मुताबिक किसका किरदार था? उनका खुद अपना किरदार, जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती अपने अलावा, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके करीब थे। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कोई खबर कंफर्म करने के लिए मैंने रब्ता किया था, तो आपने कुछ जिक्र किया था कि कुछ लोग हैं, मैं अब ऑन कैम नहीं कहना चाहूँगी, आप जितनी बात करना चाहें,
क्योंकि आपकी बात सहाफ़ी के पास अमानत होती है। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया था मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड, मैं बार बार ही मेंशन करी, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं, कि जो पीटीआई चेयरमैन को आप जैसे काबिल लोगों के खिलाफ बाकायदा भड़काते थे, उनको पंप किया जाता था और आप लोग दूर हो जाते थे। ठीक है, वहाँ हमारे ये हर पार्टी में होता है, लेग पोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आज वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, बेशक हम उनका नाम ना लें। हमारी पार्टी में बहुत बड़ी लेग पोलिंग थी, लेकिन हमारा आपस में राब्ते ताल्लुक था, लोग एक दूसरे की। वहाँ अफसोस ये होता है ना, जब पार्टी लीडर कानों का पक्का होना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को खराब और ये नहीं कानों कर- के कच्चे थे। तो हमारा मसला ये था कि खान साहब को जो आखिरी मैसेज जो देता था उस पर अमल होता था। आप सारा साल मेहनत करें, दिन रात लगे रहें, कोई एक कान में आ जाए तो तुम फिर ज़ीरो। तो एक एतमाद का फुकतान हो गया था हमारे दिलों में भी, वो भी किसी को ट्रस्ट नहीं करता। हमें भी ये था कि यार हम तो लगे हुए हैं, लेकिन हम भी दिल की बात कहीं नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि सबसे ज्यादा कौन था, अगर आप नाम लेना चाहें, बड़े दबंग हैं, आप सीधी बात कर देते हैं, मैंने देखा नहीं इस जो तरह उनको बहुत ज्यादा खिलाफ करते रहे आप जैसे लोगों के, या चले ये बता दें कि अब वो खुद कहाँ पर हैं। वही लोग जो इनकलाबी थे, जो अपने आप को इनकलाबी समझते हैं, फ़ौज को अपना दुश्मन समझते हैं, वो चंद थे हमारे कि वो हमेशा। आज खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, अब खुद भी वो भाग गए, अब क्या करें। मुल्क से भाग गए हैं। नहीं, मुल्क से नहीं भागे, खान साहब को छोड़ के भागे। वो मतलब उस वक्त कुछ कहते कुछ और थे, और अब मैंने देखा कि उनकी सोच बदल गई है, बदल जाती है सोच जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते थे। अच्छा, जब कोई पैराशूटर आता है और वो लीडर के ज़्यादा करीब हो जाता है, इलेक्टेबल पीछे हो जाता है, तो इलेक्टेबल कोई बात कितनी बुरी लगती है। तो बहुत बुरी लगती है, यकीनन ना, मेहनत हम करके आते हैं, पार्टी के लिए मेहनत, असम्बलियों के हम आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, खर्चे करते हैं, लोगों के अपनी सारी ज़िंदगी लगाई होती है, फिर आप मेहनत आप करें हो कोई और आके बैठ जाए। पैराशूटर ऐसा क्या खास करते हैं खटक साहब के वो इलेक्टेबल की जगह ले लेते हैं। पैराशूटर को चमचागिरी बहुत आती है, वो एक्सपर्ट होते हैं, दे आर ट्रेंड। उनकी सारी ज़िंदगी के किस तरह इस नई हुकूमत आए, इस तक कौन सी रास्ते से घुसना है, कौन सा रास्ता लेना है, दे नो द कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने किस तरह इम्प्रेस करना है। हमारे लोग तो इम्प्रेस बड़े हो जाते हैं, अंग्रेज़ी सुनकर या किसी पास ज़्यादा पैसा हो, इम्प्रेस हो जाते हैं कि बड़ा डिलीवर करेगा, ये बड़ा कारखानेदार है। भाई कारखाने का उसका रिकॉर्ड तो पूछो। हमारे पास भी एक दो आए थे कि बड़ा एक्सपर्ट है, मैंने खान को बताया, मैंने कहा इतना कारोबार इसका फेल हो चुका है, तबाह हो चुका है। अभी अफसोस ये कि हमारे देखें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, अपने कारखाने देखें, कारोबार देखें, वो अरबों से खरबों पे चला गया, और मुल्क का कारोबार का बेड़ा गर्क। तो अपने लिए तो ठीक है, अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं, तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए आज तक किसी ने तरीका नहीं अच्छा, ढूंढा। एक लीडर जो होता है उसका एक विजन होता है, तभी लोगों को वो लीड कर रहा होता है, और लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उसको फॉलो कर रहे होते हैं। या आप जैसे इलेक्टेबल्स वगैरह एक लीडर के साथ होते हैं, किसी वजह से होते हैं, या ये पैराशूटर्स आके जब आप लोगों की जगह ले लेते हैं। क्या लीडर की बहुत बड़ी खामी नहीं है कि वो कानों का कच्चा हो और वो सही और गलत में तमीज़ ना कर सके। देखो, विजन उसका हो या ना हो, लोगों को विजन देते हैं कि ये मेरा विजन लोगों को है। परखने की सेंस भी होनी चाहिए। हाँ, ये मसला तो है ना कि लोग तो ये तो बहुत बड़ी खामी ना हो किसी भी लीडर में अगर हो। देखिए, विजन जो देते हैं, परख नहीं मैंने सकता। देखा है कि फिर अमल नहीं होता। मैंने भुट्टो को देखा, उस वक़्त एक उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की, गरीब की बात की, जैसे इक़्तिदार में आया सर्कल ही बदल गया, वो रिवर्स हो गया सारी। देखिए, आज तक जो हम इस मुल्क को भुगत रहे ना, वो ये कि जब भुट्टो के टाइम में कारखाने नेशनलाइज हो चुके, लोगों के कारखाने लिए गए, तो डेफिनेटली जिसके पास पैसा तो मुल्क छोड़ के चला गया। एक डर बन गया, कोई इधर इंडस्ट्री, अयूब खान के दौर तक ज़बरदस्त इंडस्ट्री चल रही थी, मुल्क तरक्की पे जा रहा था। जैसे नेशनलाइजेशन हुई, मुल्क को तबाही की तरफ ले गया। तो ना नेशनलाइजेशन हुई, ना वहाँ पर सोशलिज्म आया, और वही पुराना डगर पे भुट्टो साहब भी चल पड़े, जिससे आज तक मुल्क उसी डगर फंसा हुआ है कि हम आया, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनेंगे, या कल हमसे और कोई ले लेगा। अच्छा, ऐसी भी कोई बात मुझे याद आती कि आपको वज़ीर दाखिला बनाने का भी कहा गया था कि आप वज़ीर दाखिला बनेंगे, लेकिन आप फिर नहीं बन सके, इसकी क्या वजह। ये कमिटमेंट तो उन्होंने की थी, फिर कमिटमेंट से मुकर गए। हाथ मिलाकर वो कमिटमेंट की थी, लेकिन बस वो आई डोंट नो, वो ट्रस्ट नहीं करता किसी को। वो ऐसा बंदा लाना चाहता था कि बस जो मैं कहूँ वो करो। अगर आप वज़ीर दाखिला होते तो आप क्या करते। ठीक है, वज़ीर दाखिला होता तो मैं कभी गलत एडवाइस ना देता, कभी शहजाद अकबर की तरह झूठे केस ना बनाता, सही चीज़ें बनती, अगर एक सियासतदान है, लीडर है, उसके ख़िलाफ़ कुछ ना बनता, मैं उसको क्लियर करता, और जो गलत होता मैं उसको गलत साबित करता। ये बात आपने कह दी, उस दिन मेरे से क्वेश्चन हुआ, और ये था कि शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी केसेस बनाते थे, तो उस वक्त मैं, क्योंकि मैंने महसूस किया, तो जुल्फ़ी बुखारी का तो काम ही नहीं है, शहजाद अकबर के बारे में मैंने बात की कि वो गलत करता था।
तो मैं जुल्फ़ी बुखारी का जो क्वेश्चन है उसका कोई काम नहीं था कि वो किसी पर केस करता कुछ करता, उसकी मिनिस्ट्री अलग थी। तो ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने शहजाद अकबर का नाम लिया, इस तरह के लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया आपकी साबका पार्टी को? बहुत नुकसान पहुंचाया। अब रोज़ टीवी में देखते थे, हम खुश हो जाते, आज ये केस बन गया, वो बन गया, और ऐसा काम करके दिखा गया आखिर में, तो हमारे भी दिमाग अभी काम ही नहीं कर रहा। एक लिफाफा दिखाया गया कि ये 30 अरब 190 मिलियन पाउंड्स हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर ज़ब्त हुए हैं लॉन्ड्रिंग मनी का, वो पाकिस्तान के ख़जाने में आ रहे हैं, और हम बड़े खुश हुए। और वो जब अभी पता चला कि वो तो ख़जाने में आए ही नहीं, वो तो दूसरे अकाउंट में चला गया। तो शहजाद अकबर पहले भी बहुत काम करते, लेकिन जाते जाते ऐसे काम कर गया अपना भी और ख़ान का भी, जिससे मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। सब केसेस से मैं ख़तरनाक केसेस को समझता हूँ। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे टेन्योर को देखूँ तो सबसे ज़्यादा यही पार्टी कहती थी कि हमने तब्दीली लेकर आ रही, और हमने बहुत लंबी स्ट्रगल की है, अपोजिशन में हम रहे, और चेयरमैन PTI कहते हैं मेरी 22 साल स्ट्रगल है। तो होमवर्क तो फिर बहुत ज़्यादा होता है, जितनी लंबी स्ट्रगल होती है उतनी ज़्यादा तैयारी के साथ आप आते हैं। तो बड़ा चैंपियन कहा जाता था असद उमर साहब को कि आएंगे और कुछ जादू की छड़ी घुमाएंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर तो कभी शायद हमें मिला ही नहीं होगा, इकॉनमी को बहुत बेहतर कर देगा। आपको क्या लगता है कि जितने फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तब्दील होते चले आए, सबसे ज़्यादा बुरा फाइनेंस मिनिस्टर आप किसको कहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जितने भी बाहर से आते हैं सब बुरे हैं, क्योंकि इनका बैक में जितने भी तब्दील हुए, आप किसको देखिए, माजी में देखें, ये कई हुकूमतें में हैं, कोई कारनामा है इनका? एक कारनामा बता दे कि फ़लानी हुकूमत के लिए इन्होंने ये बड़ी इकॉनमी बेहतर की, ये इनको तरीका आता है घुसने का। मैं समझता हूँ जो पार्टी का इलेक्टेड आदमी हो, जैसा भी हो, वो होना चाहिए। फाइनेंस में, PND में, हर महकमे उनके पास होना चाहिए, ताकि अपनी पार्टी ग्रो करे। ये सीखें, अगर वो एक चेंज होता है तो दूसरा अपना लगा दें। लेकिन ये तो नहीं है कि प्रोफेशनल खाक प्रोफेशनल, मैंने कैबिनेट में देखे, प्रोफेशनल के ड्रामे मैंने देखे, रोज़ नया आता था, देखते थे कौन है नया एडवाइज़र बन गया, फिर पूछते थे, उसको निकाल दिया गया। वो अपना प्रोफेशनल की बात करें जिसके ड्रामे बहुत सारे थे हमारे, ऑयल एंड गैस का भी आया, और भी आए, कई आए और फिर चले गए, इंडस्ट्री की गए। तो ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं, ये अपने कारोबार के लिए आते हैं, इनको कोई हमदर्दी। अच्छा, असद उमर के पे भी एतमाद या ट्रस्ट का कोई मसला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उनको लेवल दिया गया, उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया गया, खुलकर परफॉर्म करने का मौका दिया गया, क्यों परफॉर्म नहीं कर सके? नहीं, मौका नहीं दिया गया ना, उस प्रेशर से काम नहीं होता। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि असद उमर पे अगर प्रेशर ना होता तो काम कर जाते? नहीं, उसको टाइम दिया जाता, काम कर जाता। ऐसे क्या बात है, इन्होंने फिर कौन सा काम दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया, ना दिखाना है। वो 1+1 और 2 और यही सारा दिन लगे रहते हैं ड्रामे कहीं नहीं, और वहाँ पर अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं और बड़ा दिखाते हैं, बागात दिखा। मैं कहता हूँ कि कोई करके दिखाए, और हो सकता है, ईमानन ये इतना अच्छा मुल्क है, ये मुल्क बेहतरीन मुल्क बन सकता है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मैं 5 साल खान को एडवाइस देता रहा, अभी भी जिससे मिलता हूँ यही एडवाइस है कि जब तक पाकिस्तान डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और हर इंटरव्यू में मैं कह रहा हूँ, जब तक आप पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट इकॉनमी नहीं करेंगे, सारे पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड नहीं आएगा, उनसे सही कलेक्शन नहीं होगी, तो ये आप ना कर्जे उतार सकते हैं, ना महंगाई ख़त्म कर सकते हैं। अगर सब लोग डॉक्यूमेंट हो गए तो पाकिस्तानी पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये आपके रेट्स गिर जाएंगे, डॉलर गिर जाएगा। फिर दूसरी एक हमें पाकिस्तानी पैसे की ज़रूरत है। पूरा मैंने एक चीज़ बनाया हुआ है, खान को समझा के कि भाई करें। सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी मिनिस्टर फाइनेंस, सबके साथ कई दफ़ा मीटिंग की, कैबिनेट में बोला, सब कहते हैं कि आप ठीक कहते हो, लेकिन करना नहीं किसी ने। अच्छा, ये मौलाना साहब अचानक इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? मौलाना साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो तो सारी जिम्मेदारी उन्होंने पीपल्स पार्टी पर डाल दी। ये मुझे नहीं पता है, उनका आपस का झगड़ा है, कौन लाया कौन नहीं लिया। लेकिन आप सीनियर सियासतदान, अपने बाल सफ़ेद किए, आप समझ सकते हैं। लेकिन इनसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। अगर ये उस वक्त उस टाइम पे अगर इलेक्शन में चले जाते तो ये मुल्क में इतना, तो आपको लगता है बाकी सारी जिम्मेदारी ज़रदारी साहब या पीपल्स पार्टी पर आती है? सबकी है, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। अगर उस टाइम पर इलेक्शन हो जाता, 9 में भी ना आता, इतने इंतशार भी ना फैलता, 1.5 साल लोगों को तकलीफ भी ना होती, वो इलेक्शन करा ले लालच में कि हम ये कर दें, क्या किया? फिर अगर तो हो ही रहा था, पता नहीं अंधे थे क्या, ये तो नज़र आ ही रही था कि जब तक आप अच्छी पॉलिसी को, अच्छा प्रोग्राम और फास्ट ट्रैक पर इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, ये डूबता जाएगा, ये नज़र आ रहा था। अब ये पछता रहे हैं, तो जो 1.5 साल मजे कर इन्होंने 1.5 साल मजे कर लिए, अब क्या बचता है? सबसे ज़्यादा कौन पछता रहा होगा खट्टर साहब आपके मुताबिक? इस वक्त तो सारे मुल्क की आवाम पछता रही है कि ये क्या गंद इस मुल्क को लेकर। आवाम तो काफ़ी अरसे से नहीं पछता रही।
हम आवाम पछताएंगी अगर गलत वोट देंगे, गलत लोगों के पीछे जाएंगे जो 30-30 साल हुकूमतें कर चुके हैं, हर एक को मौका दे चुके हैं, उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया और फिर इनको वोट देंगे। इससे अच्छा तो वोट दरिया में फेंक दें। ये लोग अहल नहीं है इस वोट के। इन्होंने क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अयूब खान के दौर तक हम तरक्की पे थे। को सीरियस न ले ले आवाम के, वो वोट दरिया में फेंकने चली जाए, बेहतर होगा। ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये लीडरशिप में देख रहा हूँ, इनके पास जो प्लान ही नहीं है, इनका वोट देने का तो कोई लेने का हक ही नहीं है इनका। आगे इलेक्शन पे कब देख रहे हैं खट्टर साहब? इलेक्शन तो मैं फ़िलहाल तो सबको नज़र आ रहा है कि फरवरी में होगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो अदालतों ने अगर कोई इसमें डिले डाल दी तो समझो फिर गया आगे, बहुत आगे। फिर 24 में नज़र नहीं आ रहा, फिर मतलब जितना ये डिले करेंगे उतना तो होगा ही। मतलब 2025 भी आ सकता है मतलब? नहीं, देखिए अगर ये कोर्ट में स्टे हो गया, कुछ हो गया और इलेक्शन तो इसी हल्का बंदियों के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो सब। तो आप कितना डिले देखते हैं? मतलब फ़िलहाल तो मैं फरवरी तक देख रहा हूँ डिले, और अगर कोर्ट में चला गया तो कई महीने, जा अदालतें अगर जल्दी कई महीने लग सकते हैं। कई महीने लग सकते हैं। ठीक है। और आपकी पार्टी किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी आगे तक? नहीं, फ़िलहाल तो मैंने अपनी पार्टी को, तो अभी हमारी पार्टी बन रही है, अभी तो बहुत मैंने मेहनत करनी है, हमने लोगों के पास जाना है। जब हमारी कोई पोजीशन बन जाएगी फिर आगे बात करेंगे। अभी तो ना मुझे कोई अपना। लेकिन आपकी पोजीशन को देखते हुए मैं कह रही हूँ कि अभी आपने पार्टी बनाई, क्योंकि पुराने लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, आप भी पुराने सियासतदान हैं, लेकिन पार्टी अभी नई नई बनी है, तो आपको सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? मेरा इरादा तो कोई नहीं, मुझे अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, ख़ुद मुकाबले करेंगे, हर सीट पे लड़ेंगे, और उसके लिए मेरा सब राब्ते हैं सारे सूबे में। मेरा ज़ाती इतना ताल्लुक़ है कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन कौन, और जिसके साथ मुझे कन्विंस करने का तरीका भी आता है, जिससे बैठूंगा वो कन्विंस होता जाएगा। चलिए ये तरीका थोड़ा सा बता दें, कैसे कन्विंस करते हैं? कन्विंस इस तरह है, अगर तुम सच्चे हो, दिल से सच्ची बात करो, झूठ ना बोलो, लोगों का एतमाद और ट्रस्ट हो कि ये जो बात कर रहा है ये अमल करेगा, तो कन्विंस हो जाता है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कन्विंस नहीं कर सकते, तभी आप ना दोबारा वज़ीर आला बन सके, ना दोबारा वज़ीर दाखिला बन सके, तो बनना चाहते थे। मैं तो कन्विंस कर के वज़ीर आला नहीं बना, क्योंकि उसको ये गिला था कि ये मुझे कन्विंस कर देता था और मुझे अच्छा नहीं लगता। वज़ीर दाखिला आई डोंट नो क्यों नहीं बनाया, लेकिन उसको ऐसा बंदा चाहिए कि झूठी कहानियाँ सुनाए। उसको पता था कि परवेज़ कादिर झूठ नहीं बोलता और गलत चीज़ पर अमल भी नहीं करेगा। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि एक तरफ आप कहते हैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया मैंने बादशाह साहब के कहने पे किया। जब आप अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर वो बादशाह साहब पे इल्जामत लगा रहे हैं ना, फिर उन पर ट्रस्ट कैसे कर लेते थे कि उनके कहने पे कुछ भी कर देते थे? मैं ये खुद को बरी जुमा कह रही हूँ, तमाम चीज़ों से उनको ऑन करनी चाहिए कि मैंने मेरे दौर में हुआ, मेरी वजह से हुआ। देखिए खान साहब ऐसे आदमी है कि अपनी मर्जी का पैदा। नवाज शरीफ को कब वापस आता है वो देखें। आई डोंट नो, ये कह तो रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो मैं कहूँ सब सियासतदान मैदान में आने चाहिए। कोई मरीम नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, तो शहबाज शरीफ जाने, वो जाने, उन दोनों का ही। और बिलावल साहब का पूछूंगी तो आपकी जरदारी साहब जाने? बिलावल जरदारी का बेटा है, उसी तरह ही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है जी, खटक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन के साथ इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।